आपको बता दें बैठकें लगातार चल रही हैं, चाहे इंडिया हो या फिर एनडीए। और इस बीच आज चुनाव आयोग राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है। शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चुनाव आयोग की मीटिंग है। द्रौपदी मुर्मू को इलेक्शन कमीशन नए सांसदों की लिस्ट सौंपेगा। 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की पूरी जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी चुनाव आयोग की ओर से। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग मुलाकात करेगा द्रौपदी मुर्मू के साथ। 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 7 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, नतीजे भी अब सभी के सामने हैं। साथ ही साथ इस्तीफा भी दे दिया गया है नरेंद्र मोदी की ओर से। अब पार्ट 3 यानी कि मोदी सरकार 3.0 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और चुनाव आयोग की ओर से भी आज रिपोर्ट दी जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचन आयोग 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की रिपोर्ट और नए सांसदों के नाम की लिस्ट सौंपेगा। इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर भी राष्ट्रपति तक जानकारी पहुंचाई जाती है कि बहुमत पाने वाला सबसे बड़ा दल या मोर्चा गठबंधन कौन है जिसके सरकार गठन के दावे पर आगे बढ़ना है। और इसके बाद इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वंदना, आशीष सिन्हा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स के साथ, लीगल एडिटर। आशीष, शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की मुलाकात द्रौपदी मुर्मू के साथ, ये क्या परंपरा का हिस्सा है? नहीं, देखिए, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। जब भी मतदान खत्म हो जाता है और उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, ये सबसे अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम को पता तो सब कुछ रहता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर उन्हें कुछ करना है तो उसके लिए चुनाव आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट है, यानी कौन सांसद जीता, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट जो आयोग तैयार करता है, बहुत मोटी एक कंपाइलेशन होती है जो आयोग की तरफ से तैयार की जाती है। वो आयोग अपनी रिपोर्ट महामहिम को देता है और उसके बाद महामहिम ये तय करती है कि इसमें सबसे बड़ा जो दल है वो कौन सा है। यानी इस चुनाव में जो सबसे बड़ा दल है वो बीजेपी है। बीजेपी को आमंत्रित किया जाएगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। क्योंकि भले ही कोई भी दल ये कह दे कि हमें राष्ट्रपति से मिलने का समय हमने मांगा है या फिर हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, उन्हें तब तक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा जब तक चुनाव आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट है, यानी जो नतीजों की फाइनल रिपोर्ट है, वो आयोग, तीनों आयोग यानी ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये तीनों जाएंगे और अपनी रिपोर्ट जब वो सौंपेंगे, उसके बाद महामहिम जो है वो सबसे बड़े जो दल है उनको पार्टी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगी। ये सबसे अहम नियम है। इसी के लिए अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला है और यही वजह है कि आज इस रिपोर्ट को मिलने के बाद जो भी, यानी जिस पार्टी को, चूंकि बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो बीजेपी को आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो एनडीए का समर्थन जो पत्र है जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, तमाम जो लोगों को लेटर कल हम लोगों ने अपने दर्शकों को भी दिखाए थे कि सबने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही अपना समर्थन दिया था, तो उस लेटर को वहां पर महामहिम के सामने दिया जाएगा और उसके बाद महामहिम सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। यानी आशीष जी, ये भी देखा जाए कि चुनाव आयोग के लिहाज से भी अगर देखें तो उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि फाइनल रिपोर्ट वो राष्ट्रपति तक सौंपे और उसके बाद, क्योंकि लगातार जो चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, उसके बाद ये उनका अंतिम कदम होगा। नहीं, देखिए, ये तो करना ही था, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप फाइनल रिपोर्ट महामहिम को नहीं देंगे तो महामहिम को पता कैसे चलेगा। अगर राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट नहीं जाएगी तो वो किसी भी सबसे बड़े राजनीतिक दल को बुलाएंगी कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तो नहीं बुला सकती, या फिर किसी राजनीतिक दल के कहने पे तो वो नहीं बुला सकती, क्योंकि नियम तो यही है कि जब तक आयोग की फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक महामहिम किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने इस्तीफा लेकर महामहिम के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक आप केयर टेकर के रूप में प्रधानमंत्री बने रहिए और सरकार का कामकाज संभालें। इस्तीफा उसके बाद प्रधानमंत्री का मंजूर हो गया। हालांकि वो अभी बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने केयर टेकर के रूप में प्रधानमंत्री को काम करने के लिए कहा था। अब इस फाइनल रिपोर्ट के बाद, जैसे ही ये फाइनल रिपोर्ट महामहिम के पास जाएगी, उसके बाद पहला कॉल बीजेपी को जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संख्या बल है वो बीजेपी के पास है और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उस समय बीजेपी की तरफ से ये बताया जाएगा कि हमारे पास ये जो नंबर है, यानी 272 का जो मैजिकल नंबर है, उससे ज्यादा हमारे पास सांसद हैं और हम सरकार बना रहे हैं। उसके बाद फिर शपथ ग्रहण की जो तारीख होगी वो महामहिम उनसे पूछेंगी कि आप शपथ ग्रहण कब करेंगे, तो उसके बाद उनकी
उनकी तरफ से बताया जाएगा कि हम 8 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, तो उसके बाद एक फाइनल जो नोटिफिकेशन होगा, गजट नोटिफिकेशन होगा, वो जारी किया जाएगा। तो ये पूरी नियमावली जो है उसका पालन करना ही होगा। बिल्कुल, ये प्रक्रिया का हिस्सा है और आज मुलाकात ही होने वाली है। कल दावा पेश किया जाएगा, बताया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की ओर से सरकार बनाए जाने का। शुक्रिया आपका फिलहाल आशीष इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो चर्चा हम कर रहे हैं एनडीए और इंडिया की भी कल देखिए बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि सही समय आने पर सही कदम उठाएंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं, चूंकि पोर्टफोलियोज की डिमांड रख दी है सभी घटक दलों ने एनडीए के। विजय कौशिक जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा कि सही समय का इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कौन से सही समय का इंतजार कर रही है आपकी पार्टी? कौन से सही समय का इंतजार, साथ ही साथ वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो क्यों? हम सही समय का ये इंतजार कर रहे हैं कि अपनी बहुमत के दम पर मोदी जी अपने जिन घोटालों को छुपाते रहे, चाहे वो पीएम केयर्स का घोटाला हो, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना घोटाला हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी का घोटाला हो, ये सब घोटालों की असलियत जनता के बीच में आ जाए इस बैसाखी वाली सरकार के माध्यम से। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, हमें उम्मीद है देश हित में जब वो इस सरकार की असलियत को जानेंगे तो वो हमारे कांग्रेस गठबंधन के पास आ जाएंगे। इसी तरह की स्थिति चंद्रबाबू नायडू के सामने है। और अभी देश की जनता ये हकीकत भी देखेगी कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले मोदी जी के सुर किस तरह से समर्थन लेने के लिए बदल गए हैं और वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बना रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें देश क्यों ना कुर्बान करना पड़े। यानी कि मोदी जी को देश से कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि अयोध्या की जनता ने भी बीजेपी को नकार दिया, जबकि मोदी जी द्वारा दावा किया गया था कि हमने अयोध्या में बहुत रोजगार दिए हैं, अयोध्या के वासियों की किस्मत हमने बदल दी है, वहाँ की जमीनों के भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, उन सब मुद्दों को मुद्दा ना मानने वाली बीजेपी सरकार अब मजबूर हो जाएगी जनता के इस जनादेश से, जिसमें मोदी जी को अपने कुकर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। साफ साफ कहिए ना, आप भी बैसाखी के सहारे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं कि नायडू या नीतीश यानी अन फैक्टर अगर चलता है वो वापस आपकी तरफ रुख करते हैं तो आप लोग सरकार बना लेंगे। इस वेट एंड वॉच का मतलब यही हुआ। अच्छा आर.के. मिश्रा जी, क्योंकि प्रेशर का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, एक एक सांसद वाले पार्टियां भी अब दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। खबरें मिल रही हैं कि हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कैबिनेट में हिस्सा मिले। कैसे सबको मनाएंगे सर? ये बड़ा चैलेंज है। देखिए, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब विपक्ष बैठा है डोरे डालने के लिए। कैबिनेट में सबको जगह मिले, ऐसी महत्वाकांक्षा हर एक पार्टियों को होती है। ये बिल्कुल एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है। मैं ये इस चीज के लिए मैं कहीं भी नकार नहीं रहा। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से एनडीए का जो घटक दल हैं वो कहीं पे भी मुझे लगता है जो कि शायद हो सकता है मीडिया में कहीं ना कहीं से रिपोर्ट आती होगी, लेकिन मैं ये एक चीज मैं जरूर आपको बता सकता हूं, ये फैक्ट है जो कि किसी तरह की अभी तक कोई डिमांड अपनी तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी तय होगा वो जब बैठक होगी निश्चित तौर पर उसमें तय किया जाएगा जो किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा। निश्चित तौर पर योग्यता के अनुसार उस प्रोफाइल को। अच्छा आर.के. मिश्रा जी, ये भी बताइए कल जो बैठक हुई थी और कहीं पे भी कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। पहले जानकारियां ये मिल रही थी कि उप प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया नीतीश कुमार को, तो क्या 8 तारीख को हम ऐसा भी कुछ देखेंगे क्या कि प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी शपथ लेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं, ऐसा कोई पद नहीं होगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं अभी आपने खड़गे साहब का जिस तरह से बयान मैंने कल सुना, उन्होंने कहा वेट एंड वॉच की स्थिति। अभी आपने कौशिक साहब को भी पूछा वेट एंड वॉच की स्थिति। मुझे लगता है जो कि कौशिक साहब या कांग्रेस के साथ जितने भी विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति करते ही ऐसे ही रह जाएंगे। वो वेट ही करते रह जाएंगे, वॉच ही करते रह जाएंगे और 5 साल और बीतता जाएगा। अच्छा चंचल जी, ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोगों के अंदर कुछ और महत्वाकांक्षाएं हो? कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, क्या वही समाजवादी पार्टी का भी बयान है? क्या वो पूरे इंडिया अलायंस का बयान है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ये कहकर घर से निकले थे कि हम अगली स्ट्रेटजी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी है वेट एंड वॉच। मैडम देखिए, निश्चित तौर से एक बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कल इंडिया अलायंस की मीटिंग थी और मीटिंग के बाद जो डिसीजन लिया वही बात आपके सामने आई और वही सब मिलकर के पूरा इंडिया अलायंस एक पूरी तरीके से एकजुट होकर के अपनी बात को रखा है। और बस आप इंतजार करिए, देखिए जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान है
और लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से जनता ने, मैंने एक बार पहले भी कह चुका हूं कि जो लोग अहंकार के सातवें आसमान पे थे, उनको जनता ने उनको सीधे जमीन पे लाके खड़ा करने का काम किया है। और आप एक चीज और समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जो भी वादे किए थे, वो बस केवल इनको लग रहा था कि हम वादा करेंगे, जनता भूल जाएगी, जनता को एकदम मूर्ख समझने का काम कर रहे थे। उन लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। आपने देखा होगा जिस तरीके से कहीं किसी राज्य में चुनाव होता था, प्रधानमंत्री जाते थे, भाइयों बहनों यहाँ पे 500 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, भाइयों बहनों आपको चीनी 13 रुपए किलो मिलेगी। तो ये बड़े बड़े जुमले झांसेबाजी करते रहते थे। इन सब झांसेबाजी, जुमले, झूठे वादे, इन सब के खिलाफ जनता ने वोट करने का काम किया है। और आप अभी आने वाले समय में देखिए, जातीय जनगणना की बात हो रही है, पूरा प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर कि भाई जातीय जनगणना कराएं। इसके बाद जो है बेरोजगारी की बात थी, जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। सरकार को अब विपक्ष इतना मजबूत हो गया है, संसद से लेकर के सब जगह तक, कि बीजेपी को इस बात को, जातीय जनगणना की बात तो विपक्ष के पार्टियों ने की थी, का दबाव रहेगा इनके ऊपर, और जो घटक दल इनके हैं, जो घटक दल इनके साथ में है वर्तमान में, वो शायद अभी वो वेट एंड वॉच वो भी कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, हमको ये मंत्रालय चाहिए। अब देखिए, अब आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने रहना उनको है, तो क्या गृह मंत्री बने रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। और ये आपको समय के हिसाब से सारे के सारे जवाब आपको मिलते जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है, इस पर निगाहें रहेंगी और इंतजार रहेगा आर.के. मिश्रा जी हमें भी कि कब तक पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर होती है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले, लेकिन उसके बाद किसके पास कौन सा विभाग जाता है ये भी